बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे रसायन शास्त्र का और जनरल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग का पढ़ने का जो तरीका होगा उसको हम हल्का से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनरली देखिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसके एक अलग अलग आयाम है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिर्फ 5 लेसन को टारगेट करेंगे और यकीन मानिए इसी 5 लेसन से आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको सबसे पहले अभी तो यकीन करना होगा और उसके बाद क्लास को करके क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद फिर आपको आजमाना होगा। तो चलिए हम लोग कौन कौन सा लेसन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन होगा पदार्थ की अवस्थाएं। जनरली इस लेसन को हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। और पदार्थ के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। और यकीन मानिए लगभग 50% जो आपका सिलेबस यही कवर कर देगा, पदार्थ के वर्गीकरण। और पदार्थ के जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें आ जाते हैं शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण। और उसके आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल का। और उसको कवर करने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक को अध्ययन करेंगे और मात्र हम लोग 5 लेसन अध्ययन करेंगे और 5 लेसन से हम लोग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज हमारा जो लेसन है वो लेसन प्रारंभ करना है हमें पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक हम बनाएंगे, लेसन का नाम लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये लेसन का नाम है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो मतलब टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम लोग सबसे पहले, और हम लोग टॉपिक देखते चलेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि टाइम लॉस ना करें, क्योंकि हम ये ना देखें पहले कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इसे कहने के समय किल होगा। आप यकीन मानिए जैसे ही मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपको सारा कुछ याद होता चला जाएगा और चीज़ें आपको खुद समझ में आता चला जाएगा अच्छा हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, पदार्थ क्या होता है, और उसके बाद उसके आयामों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पदार्थ क्या है। जनरली आप यकीन माने मतलब जितने भी पदार्थ की जितनी भी परिभाषा पढ़े हम बिल्कुल एकदम अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने आस पड़ोस में जितनी भी चीजें फैले देखते हैं, जो भी वस्तु है उस वस्तु को ही पदार्थ कहते हैं। लेकिन इस पदार्थ को वैज्ञानिक कैसे परिभाषित करते हैं, आखिर वैज्ञानिक एप्लीकेबल क्या है, वैज्ञानिक का एप्लीकेशन क्या है इस पे, तो इस बात को समझते हैं। एक बहुत बड़ा थ्योरी फिजिक्स का जनरली जिसे बहुत सबसे बड़ा थ्योरी कहा जाता है उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए तो हम उस थ्योरी को लिखते हैं सबसे पहले और यहीं से हम लोग पदार्थ का डिफिनेशन निकालेंगे। तो थ्योरी क्या है, E बराबर डेल्टा mc²। सब सुने, इसे कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। और याद रखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने, आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज बिल्कुल नहीं मिला, इस बात को याद रखिएगा। सवाल के बार पूछा जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए तो यकीन मानिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसका आंसर होगा। सब याद कर लीजिए क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो पहला क्या है, E बराबर डेल्टा mc²। अब समझना है कि इसमें C का क्या मतलब होता है। C का मतलब होता है प्रकाश की चाल। बहुत ध्यान से देखिए, C का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। इसके बाद देखिए M का मतलब क्या है, तो M का मतलब है तो द्रव्यमान। और E का मतलब क्या है, E का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश की चाल इसमें क्या है, तो प्रकाश की चाल एक कारक है। याद रखिए प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल एक कारक है। प्रकाश की चाल क्या है, कारक है। बहुत ध्यान से समझिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। प्रकाश की चाल एक कारक है। कारक किसे कहते हैं, जो किसी को प्रभावित कर दे उसे कारक कहते हैं। तो प्रकाश की चाल एक कारक है। ये प्रकाश की चाल कारक इसमें करती क्या है, इस मास पे अटैक करके याद रखना उसे एनर्जी में बदलने का काम करती है। तो इस बात को समझिए, तो यह है क्या, द्रव्यमान। अब मैं बता दूं द्रव्यमान का क्या मतलब होता है। द्रव्यमान का साफ साफ मतलब होता है कणों की संख्या या फिर कणों की मात्रा। याद रखिए जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है, जितने भी मोलिकल प्रेजेंट है, यही क्या करेगा, द्रव्यमान का निर्माण करेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है तो द्रव्यमान का निर्माण करेगा।
द्रव्यमान का क्या मतलब, द्रव्यमान का साफ साफ मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या, मात्रा। ठीक है, अब याद रखिए, जहां समझिए इस बात को, अगर किसी में अगर मात्रा है मतलब कण है, तो कण बहुत सारे कण मिलेंगे तो बनेगा आयतन, कुछ ना कुछ तो जगह छीकेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो जाहिर सी बात क्या बनेगी, वो आयतन। तो चलिए, मात्रा हो तो मात्रा किसे इंडिकेट करती है, आयतन को। चलिए बातें फिक्स है, ठीक है। अर्थात क्या समझिए इस बात को, द्रव्यमान है, फिर क्या है, मात्रा, तो आयतन है, फिर समझिए इस बात को, आयतन है, अच्छा जगह कुछ ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मात्रा है। एक बात बताइए, अगर कण है तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा फिजिक्स के नियम से, अगर उसमें कुछ भार है तो जब, गौर कीजिए ठीक से, जब उसमें भार है तो आप अगर उस पर बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं दुनिया में हर चीज, जैसे आप देखिए सोए रहते हैं, मम्मी जाते बोलते गुड मॉर्निंग, फिर आपको उठाती है, आप नहीं उठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिस फेज में है, जिस फेज में है उसी फेज में बने रहे, इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। कोई भी वस्तु दुनिया में जिस फेज में रहती है उसी फेज में बने रहना चाहती है, इसे कहते हैं जड़त्व, अंग्रेजी में इनर्शिया। अब याद रखिए, दुनिया का कोई भी वस्तु है, जैसे समझिए इस बात को, ये मार्कर है, मैं इसे उठाना चाहता हूँ ऐसे, तो याद रखिए उठाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ रहा है। अगर यकीन मानिए, अगर ये मार्कर उठना चाहता है, जैसे मान लीजिए किसी को मैं खींच रहा हूँ और वो मेरी तरफ खींचाना चाहता है, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो विपरीत तरफ बल लगा रहा है, दूसरी तरफ भागना चाह रहा है, मैं उसे खींचना चाह रहा हूँ, मतलब साफ साफ है कि मुझे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ा है, इसका मतलब है कि वो दूसरी तरफ जाना चाह रहा है। मतलब याद रखिए कि अगर आपको किसी काम पर बल लगाना पड़ रहा है, ताकत लगाना पड़ रहा है, मतलब वह आपके कार्य का विरोध कर रहा है। मैं इसे उठा रहा हूं, ये विरोध कर रहा है, तभी तो बल लग रहा है। इसका मतलब याद है कि विरोध करने की जो प्रवृत्ति, यही जड़त्व है। विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है, जड़त्व है, सिंपल सी बात। इसे अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। कोई पूछे जड़त्व क्या है, जड़त्व मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो याद रखिए, जिसमें भार होगा उसमें जड़त्व जरूर होगा। हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है जड़त्व, समझेंगे, हालांकि टॉपिक किसी खास विषय का नहीं होता है। जड़त्व मतलब क्या होता है, विरोध करने की प्रवृत्ति। अच्छा, विरोध करने की प्रवृत्ति, इसे ही केमिस्ट्री में जनरली प्रतिरोध लिखा जाता है। तो जड़त्व की जगह पर, जड़त्व का क्या मतलब है, विरोध करने की प्रवृत्ति, इस जगह पर हम क्या लिख दे, प्रतिरोध। बहुत ध्यान से समझिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब समझिए ऊर्जा का क्या रिलेशन, समझिए इस बात को। ये मैंने लिखा द्रव्यमान, याद रखिए, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब होता है मात्रा, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, आयतन का क्या मतलब होता है, आयतन का मतलब है कि कुछ जगह को छेके। जैसे मान लीजिए मैं कुछ ना कुछ जगह छेक रहा हूँ, ये हमारा आयतन है। ये खुले आकाश में कोई वस्तु जितना जगह छेकती है वो किसका है, ये जितना जगह छेक रही है क्या है, आयतन है। मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, मतलब जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, साथ में प्रतिरोध करने का गुण हो, मतलब विरोध करने का गुण हो। अर्थात कह सकता हूँ, सिंपल वे में कह सकता हूँ कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व हो, सबसे बढ़िया डिफरेंस, जिसमें द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन बड़ा सिंपल सी बात है, आजकल आप जनरल एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ते हो तो उसमें एक बात और लिखा तो है ऐसे, इसी को ऐसे लिखा है कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, वही बात है, द्रव्यमान हो। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही होता है, फिजिक्स में अंतर होता है। तो याद रखिए, जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान छेके एवं विरोध करने की प्रवृत्ति हो, उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन इस पदार्थ को हम अपनी सेंस ऑर्गन से, मतलब याद रखना, ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मतलब समझिए, ज्ञान इंद्रिया द्वारा, जैसे आप सुने होंगे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब देखिए, खुशबू से पहचान रहा है, सूंघ के पहचान रहा है, पता नहीं आदमी के कुत्ता है, सूंघ के पहचान रहा है। अब देखिए, सूंघ के पहचान रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका सेंस ऑर्गन डेवलप है। कुत्ता को देखिए, कुत्ता जो जनरली होता है, जिससे पुलिस कुत्ते को छोड़ देती है और कुत्ता सूंघते सूंघते चोर के पास पहुंच जाता है, सेंस ऑर्गन। अब याद रखना, सेंस ऑर्गन इसे कहते हैं। सेंस ऑर्गन कितने हैं, तो सेंस ऑर्गन क्या है, त्वचा। समझिए इस बात को, त्वचा क्या है, सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5। तो याद रखिए, जो पदार्थ है, पदार्थ को ज्ञान इंद्रिया से भी महसूस किया जा सकता है। ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन। तो याद रखिए, ज्ञान इंद्रिया से महसूस किया जा सकता है। ज्ञान इंद्रिया कितने, तो ज्ञान इंद्रिया 5 है। पहला एक देख लेना है, त्वचा। दूसरे याद रखना है जीभ। तीसरे याद रखना है नाक।
उसके बाद याद रखना है कान, उसके बाद याद रखना जो आपको सेंस दे, उसके बाद याद रखना है आंख, ये सेंस ऑर्गन है। बहुत देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट है तो अभी मैं स्लो चलूंगा, फिर मैं फास्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए पूरी बात को तो आप बिल्कुल आगे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो भी कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। और याद रखना है अभी प्रॉपर्ली आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ ये बेस है, इसी के आधार पर पूरा केमिस्ट्री हम लोग सीख जाएंगे। और इस टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आगे किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं होगा और आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो मामला क्या है, ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया कितने हैं 5, और इस 5 ऊपर देखिए त्वचा, त्वचा कोई अगर आपको छूता है तो कहते हैं छूना ना छूना ना, छूता है तो आपको पता चल जाता है। तो ये क्या है, सेंस दे रहा है आपको। जीभ, जीभ क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है, इश्क मीठा, सेंस मतलब क्या है, सेंस दे रहा है, स्वाद पता कर रहा है जीभ। देखिए नाक, सूंघ सूंघ के पहचानना है। आगे देख लीजिए कान, सुनिए, सुन सुन के पहचानना है। याद रखिए आंख, नजर के सामने, मतलब नजर, नजर वाला जो मामला है सब नजर, तो क्या है आंख, मतलब ये क्या कर रहा है आपको सेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है। तो जो भी सेंस दे, याद रखना। अब पदार्थ किसे कहते हैं, तो बड़ा सिंपल वे में मैं चलता हूँ, पदार्थ किसे कहते हैं, गौर कीजिए पदार्थ क्या है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान, आयतन और जड़त्व हो, तथा इसे हम ज्ञान इंद्रिया द्वारा सेंस कर सके, ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके, फील कर सके, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब इस पदार्थ को अब मैं देखिए पदार्थ कहते हैं तो ये बातें हो गई हमसे। c² क्यों मैंने लिखा था, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है तो अगर उसमें प्रकाश की चाल से, अगर प्रकाश की चाल से उस पदार्थ को गति करा दिया जाए तो उसे आप नहीं देख पाइएगा। यही टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में बताऊंगा चीजों को। तो इस बात को समझिए, अगर m ग्राम की कोई वस्तु है, अगर उसे प्रकाश के चाल के वर्ग से, प्रकाश के चाल के वर्ग से अगर आप गति करा दीजिए तो गति कराने के बाद वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब साफ साफ इसका क्या मतलब है, तो साफ साफ ये मतलब है, देखिए E बराबर डेल्टा m, इसका मतलब है साफ साफ कि मास जो है, मास को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। आप करते भी हैं रोज, मोमबत्ती लीजिए, वहां प्रकाश की चाल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं था, आप मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती को जब आग लगा देते हैं आप, तो जैसे मोमबत्ती को आग लगाते हैं तो मोमबत्ती धीरे धीरे उसका मास 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 खत्म होते जाते, खत्म हो जाते, फिर वो एनर्जी में चेंज हो जाती है। मोमबत्ती खत्म होते जा रही है, एनर्जी में चेंज हो गई, फिर आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई देते। याद रखना है, मास आप देख सकते हैं, एनर्जी आप फील कर सकते हैं, एनर्जी आप देख नहीं सकते हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या ये पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की बात अगर कोई कहे पदार्थ है क्या, तो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान, आयतन एवं जड़त्व हो एवं उसे हम ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके तो पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। पदार्थ के बारे में खास एक नोट पॉइंट याद रखना है आपको कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को कुछ कारक दे के, किसी भी पदार्थ में, यही तो पदार्थ है, किसी पदार्थ में कुछ कारक देकर हम उसे एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। किसी पदार्थ में कुछ कारक देकर, कुछ कारक देकर, कारक देकर, कारक देकर हम उसे क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ को किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एक बात यह है, एनर्जी में चेंज होने से पहले याद रखना है वो पदार्थ अपनी अवस्था बदलेगा। इस बात में कई बातें वो समझाऊंगा, फिलहाल इस बात को नोट पॉइंट में बना लेना है कि पदार्थ को कुछ कारक देके एनर्जी में बदला जा सकता है। तो इस पर हम बात करते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या देखने वाले, जनरली पदार्थ के बारे में आप समझते हैं। अगला बात, अब ध्यान दीजिए, पदार्थ हमने क्या डिफिनेशन बनाया, जिसमें द्रव्यमान, आयतन एवं जड़त्व हो और इसे हम ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके। अब बताइए आपके आसपास कितने ऐसे पदार्थ हैं जिसे आप ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव करते हैं। मतलब आप देखिए, अगर आप कोई आपका आंख बंद कर दे, आपको तेल दे दे, सरसों तेल, और बोले सूंघ के पहचानो, सूंघने में आप एक्सपर्ट हैं, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, खुशबू इसमें पहचानिए, आप सूंघ के बता दीजिए अच्छा तेल है, सरसों का तेल है। ठीक है, अब याद रखिए सरसों का तेल आप सूंघ पाते हैं, मतलब अच्छा अगर आपको कोई बोले कि छू के बताओ, तो अगर आप छूते हैं तो जैसे मान लीजिए मार्कर को मुझे दे, ऐसे छू के बता दूंगा अच्छा ठोस है, ठोस है, मैं कह सकता हूँ कोई कठोर कठोर सा पदार्थ है, ठोस है। कोई दे दे लिक्विड, छू के बता दूंगा अच्छा लिक्विड है। कोई दे दे गैस, छू के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर स्पेस है पूरा, तो सब स्पेस में खाली में स्पेस अगर वैक्यूम ना हो तो याद रखना क्या है, गैस है। मतलब हम कह सकते हैं कि याद रखें सेंस ऑर्गन से प्रॉपर हमें पता चलता है कि दुनिया में पदार्थ 3 प्रकार के मौजूद हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। कुछ लोगों को लग रहा हो कि क्या गैस पदार्थ है, कैसे, पर गैस में तो द्रव्यमान ही नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं, गैस में अगर द्रव्यमान नहीं होता तो आप जो LPG भराने जाते हैं 14 kg 15 kg कैसे होता है वो लीटर में जनरली,
उसके बाद अगर बात करें जनरली, याद रखना कि मात्रा लगभग केजी लीटर के बराबर ही है, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेंस अलग है दोनों का। अब इस बात को समझते हैं, गैस अगर आपको मामला देखना है तो देख लीजिए, वायु पदार्थ है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप एक बैलून लीजिए खाली, और खाली एक गुब्बारा ले लीजिए, और उस गुब्बारा, जनरली खाली गुब्बारा है, उसको पहले क्या कीजिए, फुला दीजिए, फूंक मारिए, पूरा फुला दीजिए। याद रखिए, जैसे याद रखिए फुला दिए, तो अगर आप ऐसे 25-30 गुब्बारा लेते हैं, 25-30 गुब्बारा लेते हैं, या 1000 गुब्बारा ले लीजिए, फिर उसे तोल दीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको वेट लगेगा, कुछ ना कुछ उस पर वजन लगेगा, बातें ठीक है। इसके बाद अगर जनरली आप देखें, ठीक है, वजन कुछ ना कुछ लगेगा। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, तो क्या ये विरोध करेगा? और बात देखिए, तो क्या इसमें कुछ आयतन है, जगह तो जरूर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। मतलब याद रखें, इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है, अर्थात हवा क्या है, पदार्थ है, वायु क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ की कुल मिला के बात करें तो पदार्थ में जनरली देखें अगर, तो पदार्थ के सबसे पहले देख लेते हैं, पदार्थ में 3 प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं। एक है जिसे कहते हैं ठोस, एक है जिसे कहते हैं द्रव, एक है जिसे कहते हैं गैस। और याद रखें 1928 में लंगमयूर ने एक पदार्थ की नई अवस्था के बारे में बताया, जिस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। तो एक चौथी अवस्था है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और इसके बाद एक अवस्था है जिसे कहते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस बात को समझिए। अब इसे हम लोग कैसे पढ़ने वाले, मैंने नाम बताया, बस ध्यान दीजिए। पदार्थ को है पदार्थ को याद रखें 2 आधार पर बांटा जाता है। पदार्थ को कितने आधार पर बांटा जाता है, 2 आधार पर। एक आधार है पदार्थ के जिसे कहते हैं भौतिक आधार पर वर्गीकरण। क्योंकि देखिए लेसन हमारा क्या है, लेसन पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है, तो भौतिक, याद रखना फिजिकल बेस पे या भौतिक बेस पे वर्गीकरण। और दूसरा है जिसे कहते हैं केमिकल बेस पे, यानी रासायनिक आधार पर। केमिकल बेस पे वर्गीकरण। जब भौतिक बेस पे हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है भौतिक बेस जो है, यानी भौतिक आधार पर वर्गीकरण। भौतिक का क्या मतलब होता है, जिसे हम देख पा रहे हैं, हम लोग कहते हैं भौतिक सुख सुविधा के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब भौतिक सुख सुविधा मतलब वैसा सुख जो दिखे, दूसरे को दिखे। मेरे पास गहना है तो अगला के पास जो गहना है मेरे पास होना चाहिए। अगला अगर सुख से परेशान है तो हम भी सुख से परेशान हो जाए, सुख से, तो दिख रहा है, भौतिक है ये। तो याद रखिए पदार्थ के 2 वर्गीकरण है, एक भौतिक आधार, एक केमिकल। हो सकता है चीजें आप लोग को आ रहा हो, थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए, समझिए इस बात को, बहुत जरूरी है। अगर ये टॉपिक ना पढ़े तो आगे समस्या बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको आराम आराम से समझा रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आगे याद रखना 0 से लेकर हीरो तक, मैं बार बार कहता हूँ फर्स्ट से लेकर अर्थ तक चलने वाला हूँ, तो बहुत आराम से देखिए। तो भौतिक आधार पर और केमिकल आधार पर। अब भौतिक आधार की बात करें जनरली, तो भौतिक आधार है, उसी को कहते हैं अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। और रासायनिक आधार पे है, इसमें इसके पर हम डिस्क्राइब करेंगे शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ कैसे, कणों की उसकी बनावट कैसे है। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्था की अगर बात करें तो पदार्थ की अवस्था कितने हैं, 5। पहला कौन है, ठोस, जो भी लिखा था, इसे कहते हैं सॉलिड। दूसरा क्या है, द्रव, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड। उसके बाद क्या है, गैस, GAS, गैस। इसके बाद क्या है, चौथा, उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा। उसके बाद क्या है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ से जनरली एग्जाम में जो मैक्सिमम सवाल बनता है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है BEC। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। रासायनिक आधार पर क्या है, तो रासायनिक आधार पर हम लोग फिलहाल एक बार बात कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ छोटी सी बात, फिर मैं डिस्कस करूंगा आगे, जब इसे मैं कंप्लीट कर लूंगा फिर उस पर चलूंगा। तो केमिकल आधार पे जो है, केमिकल आधार पे है तत्व, यौगिक, मिश्रण। कुल मिला के 2 भाग होते हैं इसके, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आ जाता है तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में आ जाता है मिश्रण। तो इस पर बात करते हैं। अब हम लोग एक एक टॉपिक उठा के हम लोग अध्ययन करेंगे। और याद रखना, ठोस, द्रव, गैस, इसे हम कंपेरिजन फॉर्म में देखेंगे, तुलनात्मक रूप में देखेंगे, तभी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, अब ये चीज देखने से पहले, ठोस द्रव गैस को देखने से पहले एक बहुत बेसिक पार्ट है जो हमें समझना चाहिए, जिसका नाम है पदार्थ के गुण।
अब ध्यान दीजिए पदार्थ के गुण क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पदार्थ के गुण। और पदार्थ के गुण समझने के लिए एक छोटी सी बात, पदार्थ के गुण के बारे में जो सबसे पहले बताया गया वो आप जानते हैं, जनरली एक दर्शन होता है, षड दर्शन हम लोग बहुत प्रचलित है, षड दर्शन। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल भी आते हैं, जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के कौन है प्रवर्तक? तो न्याय दर्शन के गौतम लोग बात करते हैं। उसी प्रकार से एक याद रखना वैशेषिक दर्शन है, और याद रखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उलूक कनाद। ये बीपीएससी में 66वां सवाल पूछा गया है। तो याद रखना वो कनाद जो है, कनाद महर्षि थे, उन्होंने सबसे पहले याद रखना पदार्थ के गुण के बारे में बताया, और वो बात की कि पदार्थ आखिर बना किससे है, हमारा शरीर किससे बना है, पदार्थ किससे बना है। तो बात की पंच तत्व। और याद रखना जो वैशेषिक दर्शन है उनका, उसी वैशेषिक दर्शन में याद रखना है वैशेषिक दर्शन में बताते हैं पदार्थ के गुण की व्याख्या अगर पूछे सबसे पहले किसने किया था, तो पदार्थ के गुण की व्याख्या याद रखना है कनाद ने किया था। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। उनका नाम क्या है? कनाद। और इन्हें क्या कहा जाता है? उलूक। और जो वैशेषिक दर्शन में उन्होंने क्या लिखा, तो वैशेषिक दर्शन में खास उन्होंने बात किया था परमाणुवाद पे। किस पे बात किया था? परमाणुवाद पे। परमाणुवाद पे बात किया, और बहुत आराम से वो बताने का क्या प्रयास किए। उनका एक लाइन है, मैं लाइन बोलता हूं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रहित पंच तत्व सहित अधम शरीरा। मतलब क्या है? क्षिति, क्षिति मतलब मिट्टी पृथ्वी, जल समझ रहे हैं, जल पानी, क्षिति जल, पावक, पावक मतलब आग, गगन मतलब गैप आकाश हवा गैप, और समीर मतलब हवा। तो ये जो पंच तत्व है, इसी पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। ये बात कहाँ लिखा है? और चूंकि याद रखना है उन्होंने सबसे पहले बताया था पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, और एक तत्व भी याद रखना छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणुवाद के बारे में कौन बताते थे, परमाणुवाद के बारे में मैं यहाँ लिख चुका हूँ, परमाणुवाद के बारे में कौन बताते? कनाद। लाइन याद रखना, लाइन क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व सहित अधम शरीर। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आप किसी क्वेश्चन पूछे कि परमाणुवाद के बारे में, परमाणुवाद के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया? कनाद उलूक ने। किस दर्शन में? वैशेषिक दर्शन में। इसलिए इसे परमाणु दर्शन भी कहते हैं, और इस बात को याद रखना है। अब यहाँ गौर कीजिए, तो यहाँ से भी बताया जा रहा है कि यह सिद्धांतवाद मतलब होता है सिद्धांत, राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए सिद्धांत, समाजवाद समाज के लिए सिद्धांत, परमाणुवाद परमाणु के लिए सिद्धांत। तो इसमें बात है कि आखिर जो हमारा कोई पदार्थ है, बॉडी है, पदार्थ है, वो किस किस से बना हुआ है। तो यहाँ से क्लियर होता है, याद रखिए इसी से मैं इसको बहुत क्लियर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहीं से क्लियर होता है। और इसमें वैशेषिक दर्शन में कनाद बताते कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है और पदार्थ है, और ये पदार्थ के बीच में समझें इस बात, कुछ पदार्थ में छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं। अच्छा, इसका नाम परमाणु क्यों रखा गया? गौर कीजिए, परम अणु, परम माने सबसे छोटा सूक्ष्मतम, और अणु मतलब कण। याद रखना, कण मतलब अणु, तब परम अणु परमाणु ऐसे बना। अब याद रखना जो कण है, इस कण की अगर बात करें गौर से देखिए कण, तो ये जो कण है और ये जो कण है, इस कण ये याद रखिए परमाणु के सबसे छोटे कण है, और अंदर उपस्थित कण है, इसलिए इसे कहा गया अंतर आणुक या अंतर आणविक कण। तो अगर इसका नाम बताऊं तो इसका नाम क्या है? अंतर आणविक कण, अंतर आणविक कण। यानी साफ साफ ये बात है कि जो हमारा परमाणु है, पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे अंतराण्विक कण से बने होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे चीजें पता चली कि अंतराण्विक कण है, अंतराण्विक कण के बीच एक गैप होता है, अंतराण्विक कण के बीच एक गैप होता है। जैसे देख लीजिए गैप है,
गैप है, गैप है, गैप है, और ये जो गैप है अंतराण्विक कण के बीच गैप है, गैप है, गैप है, इस गैप को कहा जाता है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, बात क्लियर है? अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। अब गौर कीजिए, एक बात देखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि इसके जितने भी कण है, ये कण आपको जो दिख रहा है, ये जितने भी कण है, ये सारे कण गतिशील होते हैं। और सच मानिए तो दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी, हम तुम ये वो दुनिया संसार कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारे अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, सबके अंदर सभी चीज क्या है, गतिशील है, मोशन में है। आप यकीन मानिए जो आपको कण दिख रहा है, कण सब क्या है, गति में है। अब कण गति में है तो मैं कह सकता हूँ कि पदार्थ, अब गौर कीजिए, वैशेषिक दर्शन से मुझे इतना पता चला कि दुनिया के जितने पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, उस कण को क्या कहते हैं, परमाणु, परमाणु कहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को परमाणुवाद कहते हैं। यानी यहाँ से पदार्थ के गुण के बारे में एक गुण पता चला, गुण को मैं इधर लिखता हूँ, गौर से देखिए। तो पदार्थ का गुण क्या पता चला, तो पदार्थ का गुण पता चला कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से बने होते हैं, कण से बने होते हैं, यह पदार्थ का पहला गुण है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के बिहेव पे ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से देखना, क्योंकि चीजें आगे आपके लिए आसान करूंगा। ऐसे ही ये चीजें मुझे पता है बहुत छोटी चीजें हैं, मुझे शायद डिस्कस नहीं करना चाहिए था, कई लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको थोड़ा सा याद रखना। मैं बार बार कहता हूँ कि आगे चीजें आसान हो, इसीलिए शुरू में थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। तो बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कई ऐसी चीजें होगी जो इसमें आपको नहीं आता होगा, इसलिए आराम से देखिए। कुछ लोग को बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मतलब इस चीज का, इसलिए बता रहा हूँ। पदार्थ किससे बना होता है, छोटे छोटे कण से बना होता है, उसी कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो कण है, इस कण को परमाणु कहते हैं, इस कण को पदार्थ के अंदर क्या कहते हैं, अंतराण्विक कण कहते हैं। इसके बीच जो गैप होता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल। अब समझिए इस बात को, एक कण अगर पूछे कि एक कण बताइए, कण क्या स्थिर होते हैं, तो मैं बता चुका हूं कि दुनिया में कोई भी कण है, वो कोई भी कण स्थिर नहीं होता, ये मोशन में होता है। और जो मोशन में होता है, जो मोशन में होता है, और मोशन में होने के कारण याद रखें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। दुनिया में जो भी गति में है, गतिज ऊर्जा के कारण है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतरण गतिशील होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, गति में होते हैं, गतिशील होते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसके पास, पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा भी होती है। टाइम देखिएगा, पदार्थ उसमें कितना हुआ, पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कितना मिनट, तो गतिज ऊर्जा होती है। अब एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। गतिज ऊर्जा को सूचित किसे करते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अब एक अप्लाई मुझे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी आखिर इसमें आया कैसे, क्या इसका रिलेशन किसी प्रकार के फोर्स से होता है? तो अंतराण्विक स्थान जो आप देख रहे हैं, अंतराण्विक स्थान, मैंने क्या बताया, सच बताऊं तो दुनिया में याद रखने में बताऊं कि एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो प्रत्येक जिसमें किसी में भी अगर भार हो, तो एक अगर मान लीजिए इसमें भार है और इसमें भार है, तो भार के कारण ये याद रखना, ये इस पे बल लगा रहा होगा, ये इस पे बल रहा होगा। दुनिया के प्रत्येक भार वाले पदार्थों के बीच जो भार लगता है, जो बल लगता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व मतलब भार, आकर्षण मतलब खींचाव, खींचातानी, और बल मतलब बल। यानी वैसा बल जो याद रखना, वैसा बल जो भार के कारण लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बताइए, पदार्थ के अंदर कण मौजूद है, दुनिया में मैंने बताया कि हर कण में कुछ ना कुछ भार होता है। भार होगा तो बल लगेगी, और बल लगेगी तो एक दूसरे को खींचेंगे। और बल कैसा, आकर्षण बल, और खींचेगी तो आकर्षण बल में एक गति करेगी, तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। मतलब साफ साफ बताऊं कि ये बात समझना है आपको कि अंतराण्विक स्थान, तो याद रखना है कि अंतराण्विक कण के बीच क्या लगता है, एक प्रकार का बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं हम, जो अंतराण्विक कण के बीच एक प्रकार का बल लग रहा है, इस बल को कहते हैं हम अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल। बड़ी ध्यान से सुनिए, बेसिक बातें हैं। अगर आपसे पूछे अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, तो सोचिए किसी पदार्थ के
कणों के बीच, अंतराण्विक कणों के बीच, अंतराण्विक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराण्विक कण क्या है? पदार्थ के अंदर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उस कण को अंतराण्विक कण कहते हैं। अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? अंतराण्विक कण के बीच जो स्थान होते हैं उसको अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब याद रखिए इस बात को। अब यहाँ से हम लोग टॉपिक रिलेट करेंगे गुरुत्वाकर्षण का, और वहां से चीजें आपको धीरे धीरे आगे चीजें आसान होती चली जाएगी। बहुत आराम से समझिए इस बात को। पदार्थ के गुण के बारे में इतना बात हमें जानना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती? बिल्कुल होती गतिज ऊर्जा। अब समझिए पदार्थ में अंतराण्विक स्थान। अब सोचिए अंतराण्विक स्थान, यहाँ से कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, F बराबर G(m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला का क्या मतलब? इसका मतलब है F मतलब होता है फोर्स, m1 मतलब प्रथम कण का द्रव्यमान, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान, r स्क्वायर मतलब बीच की दूरी। मतलब ए कोई कण है, ए कोई कण है, इसका द्रव्यमान को m1 कहेंगे, इसके द्रव्यमान को m2 कहेंगे, इसके बीच स्पेस है, इस स्पेस है इसको r स्क्वायर कहेंगे, r कहेंगे इसका स्क्वायर। अब समझिए इसके मास याद रखने, मास ज्यादा होने पर सीधा रिलेशन, सीधा समानुपाती का संबंध है। मतलब मास अगर ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा। देखिए उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r है, अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा, बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। मतलब समझिए कि ये जो है अंतराण्विक कण है, कण है, कण है, कण है, कण है, अगर इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। कौन सा बल? अंतराण्विक आकर्षण बल घट जाएगा। बड़ी आराम से समझिए चीजें, ठीक है। बस इतना याद रखना चीजें। मैं ऐसा ही पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ से सवाल बहुत, ये सवाल ही आएंगे एग्जाम में, बाकी आने का चांस कम है। लेकिन हाँ ये ऐसा चीज है जो आगे आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, इसलिए हमें मेहनत कर रहा हूँ। कई जगह चीजें नहीं बताई जाती है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आगे आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो छूट जाएंगे, आप पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में सही नहीं करके आइएगा तो ये उसमें बूस्टर का काम करेगा, फायदा करेगा। चीजें समझ पा रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि F बराबर G(m1 m2 बटा r स्क्वायर। मतलब r मतलब होता है कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी। दुनिया में कोई भी, मैं हूं और मार्कर है, इसके बीच जो लग रहा होगा बल लग रहा होगा। मान लीजिए मार्कर यहाँ है तो बल लग रहा होगा, तो याद रखना बीच की दूरी क्या है? इतना बीच की दूरी है, तो अभी बल लग रहा हो कुछ। अगर ज्यादा कर देंगे तो r की मान बढ़ा दिया, r का मान अगर बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। मैंने ज्यादा दूर किया मतलब मार्कर मेरे पे और मैं मार्कर पे बल कम कर दिया। ये बातें क्लियर है? बहुत आराम से इसे समझ जाइए। अब हम लोग अब यूज करेंगे जो चीजें, वहां से सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी के आधार पर, जो मैंने बेसिक पढ़ा इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? 5। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले एक ठोस की, एक बात करेंगे द्रव की, और एक बात करेंगे गैस की। ठोस की बात करें तो मैं बता दूं आपको कि ठोस को जब पहली बार देखा गया, ठोस ऐसे, एक बेसिक पॉइंट देखना है आपको कि ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो कण नजदीक होते हैं ऐसे। द्रव की बात करें तो द्रव के जो कण होते हैं वो दूर होते हैं ठोस के रेस्पेक्ट में। गैस के कण ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए, जो लगे दूर है। अच्छा गैस के कण देखिए तो गैस के कण और भी दूर होते हैं, ठीक है। अब समझिए ठोस के कण जो हैं यहाँ है। अब याद रखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा, फिर से बताइए मेरे साथ। अंतराण्विक कण, 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 अंतराण्विक कण। अच्छा इसके बीच जो गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। इसके बीच जो गैप है इसे क्या कहेंगे? अंतराण्विक स्थान। इसके बीच जो गैप है उसे हम क्या कहेंगे? अंतराण्विक स्थान। ठीक है।
अंतरान्विक स्थान को सूचित किससे करते हैं, पिछला स्लाइड में देख लीजिए, अंतरान बीच के गैप, यही तो था अंतरान्विक स्थान। अंतरान्विक स्थान को सूचित करते हैं आर से, ठीक है, और अंतरान्विक आकर्षण बल को सूचित करते हैं एफ से। चीजें ठीक है। अब देख लीजिए, इसे सूचित किससे करते हैं, आर से, इसे सूचित किससे करते हैं, आर से, इसे सूचित करते किससे करते हैं, आर से। आप खुद देख के बताइए किसके आर का वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए, अब मजा आएगा आपको, किसके आर का वैल्यू ज्यादा है, तो आर का वैल्यू सबसे ज्यादा गैस के, सबसे कम किसका, ठोस का। तो याद रखिए इसका आर का वैल्यू क्या है, इसका आर का वैल्यू क्या है, इसके आर का वैल्यू क्या है, इसका आर का वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है, कम है। सबसे आर की वैल्यू किसकी कम है, ठोस की। अब यहीं से अप्लाई करेंगे। अब पिछले फॉर्मूला में आ जाइए, एफ बराबर, ऐसा करता हूँ फॉर्मूला इसमें लिख देता हूँ, यहीं से समझाऊंगा। फॉर्मूला क्या था, यहाँ देखिए फॉर्मूला इधर लिखता हूँ, एफ बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। आर का वैल्यू से एफ का कैसा रिलेशन, उल्टा रिलेशन, आर नीचे है एफ ऊपर है, उल्टा रिलेशन है। और आप लोग समझते हैं उल्टा रिलेशन का साफ साफ मतलब होता है, उल्टा रिलेशन का मतलब है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ए घटेगा, इसको घटाएंगे तो ए बढ़ेगा, मामला तो यही है। अब हम क्या करने वाले, देखिए आर कम गया, मैं नहीं कम किया हूँ, आर खुद इसका कम है, तो आर अगर कम है तो एफ ज्यादा होगा, मतलब। और एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब अंतरान्विक आकर्षण बल। तो आर कम है, तो आर कम है तो अंतरान्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा, तो अगर आर कम है तो आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं पूरा लिख देता हूं, अंतरान्विक आकर्षण बल, बल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे सूचित मैंने किया था एफ से। अब समझिए, अगर बल ज्यादा होगा, मतलब समझिए अगर मान लीजिए कोई ऐसे हो, एक दूसरे बहुत जोर से पकड़ा हो, तो उसे अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जितना गहरा लगाव होगा, टूटने के समय उतना ज्यादा दुख होगा, मामला हुई है। लगाव देखिए, लगाव बहुत गहरा है, बल बहुत गहरा है, बल बहुत गहरा है। देखिए आर का मान कम तो एफ का मान ज्यादा। याद रखिए, बल, आकर्षण बल का मान ज्यादा है, और ज्यादा है तो ये चीजें जो होगी पैक होगी, पैक, चीजें क्या होगी, पैक होगी। तो जब चीजें अगर पैक हो जाएगी तो पैक हो गई, जो चीजें पैक कर दिया गया उसे अलग करना बड़ा मुश्किल है, अलग करना मुश्किल। याद रखिए यहाँ से चीजें क्लियर क्या होगी, आकर्षण बल ज्यादा होने का कारण याद रखना है इसका आकार डिफरेंट हो जाता है। चीजें पैक हो गया, पैक का मतलब आकार निश्चित, आकार निश्चित। और चीजें कम, देखिए कण इधर उधर इधर उधर बहुत कम होगा, मतलब न के बराबर। ठोस में अगर देखिए तो क्यों, क्योंकि बल देखिए, बल बल बहुत जोर से लगा हुआ है, और बल बहुत जोर से लगा हुआ है तो चीजें का तिल मिल हिल बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा मतलब इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, निश्चित। जगह जो छेक रही चेंज नहीं होगा, आयतन भी क्या, निश्चित। समझिए इस बात को। आप एक ईंट लीजिए, अपने छत पे रख दीजिए, 4 साल बाद जाइए फिर ईंट उठाइए, देखिए आकार कैसा है, तो ईंट घनाभाकार, आयतन कितना, जितना जगह छेकती थी पहले उतना ही छेक रही है, कम या ज्यादा हो गया। 2 साल बाद फिर उस ईंट को छोड़ दीजिए, 2 साल बाद फिर जाइए, आप पाएंगे कि उसका आकार और आयतन, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। आज ये मार्कर देख लीजिए, जितना आकार इसका जैसा आकार है, आकार कैसा है, बेलनाकार, आयतन जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है कल भी इतना ही करेगी, मतलब ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब एक बात देखिए, बड़ा बेसिक सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठोस में अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ठोस में, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, यहाँ से हमारे लोग का टॉपिक एकदम स्टार्ट हो गया। पीछे हम लोग बेस के आधार पर देखे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी था, वो ध्यान से देखना है। ठोस के अंतरान्विक स्थान कम होता है, ठोस का अंतरान्विक स्थान कम होने के कारण इसका अंतरान्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, अंतरान्विक आकर्षण बल के मान ज्यादा होने के कारण इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में ठोस की डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। चीजें ठीक है। अब देखिए, आकार आयतन निश्चित उसे ठोस कहते हैं। अब यहां से एक बात मैं अप्लाई करता हूं, ये तो इसका डिफिनेशन याद रखना है। अब अंतरान्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण यहाँ कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, ठोस में ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बातें एक और है। ऐसा करता हूँ, द्रव और गैस को भी हटाता हूँ, थोड़ा देर बाद इसको देखूंगा, अभी इसको ठोस में ही रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, अगर बल का मान ज्यादा है तो बल का मान अगर ज्यादा है तो सब एक दूसरे के करीब होंगे। सोचिए इस बात को, सब एक दूसरे के क्या होंगे, करीब होंगे। बल का मान ज्यादा है तो सब एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है करीब, और करीब हो
तो याद रखें करीब हो, मैंने बता दिया करीब हो करीब हो करीब हो, तो आयतन इसका डिफिनिट है, लेकिन आयतन कम हो गया ज़्यादा। तो सोचिए मैं ऐसे हूँ एकदम पूरा फैला हुआ, मतलब आयतन ज़्यादा है। ठंडा के दिन में क्या करते हैं हम लोग, सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे एकदम छोटा हो जाते हैं, मतलब हमने क्या किया, अपना आयतन कम कर लिया। और आयतन कम करने का मतलब होता है घनत्व बढ़ा लेना। घनत्व का क्या मतलब, घनत्व का मतलब कणों का घनापन, जितना घना हो जाओगे घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि ठोस में क्या देखे, ठोस में क्या, कण काफी नजदीक नजदीक है, और कण काफी नजदीक नजदीक है, मतलब इसका घनत्व ज्यादा होगा। अब सोचिए इस बात को, घनत्व ज्यादा है, जब इसे दबाएंगे 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 तो जल्दी नहीं दबेगा, जल्दी नहीं दबेगा। मतलब साफ साफ है कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण याद रखना है ये क्या होता है, असंपीड़य होता है। असंपीड़य का क्या मतलब, असंपीड़य का मतलब होता है, अगर आपसे पूछे कि ठोस असंपीड़य क्यों होते हैं, क्योंकि याद रखना इसके कण काफी नजदीक होते हैं, और काफी नजदीक होने के कारण इस पर इसका अंतराण्विक स्थान कम होता है, अंतराण्विक स्थान का मान कम होता है, इसलिए आकर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है। आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो मामला ऐसी होगी, घनत्व ज्यादा। असंपीड़य, असंपीड़य को अगर समझिए तो असंपीड़य मतलब होता है जिसे दबा ना सके, संपीड़ित न किया जा सके, याद रखना है, जिसको कंप्रेस न किया जा सके। ये बातें क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से एक बात समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे ये चीजें आराम से देखिए, टफ तो नहीं लग रही है। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग को क्या देखना है, क्या सारे ठोस असंपीड़य होते हैं? तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसे दबाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, रबर। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ठोस है जो संपीड़य नहीं होते हैं, असंपीड़य नहीं होते हैं, तो याद रखना उसका नाम है स्पंज। स्पंज आप दबा देते हैं। स्पंज क्यों दबा पाते हैं? स्पंज आप इसलिए, आप जनरली रसगुल्ला खाते हैं, जब स्पंज रसगुल्ला खाते हैं आप क्या करते हैं, दबाते हैं, रस गिरा देते हैं, फिर बड़ी आनंद से खाते हैं, ये तो होता है। अब यहाँ समझिए होता क्या है, स्पंज आप देख लीजिए, स्पंज वास्तव में स्पंज में क्या होता है, स्पंज है ऐसे, तो स्पंज में याद रखें छोटा 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 रंध्र होता है, और उस रंध्र में क्या होता है, वायु का मोलेकुल भरा रहता है, और वायु का मोलेकुल भरा रहता है जिसके कारण ये खुला रहता है। जब आप इसे दबाते हैं तो इसका वायु का मोलेकुल बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, आप इसलिए दबा पाते हैं। ठोस इसके कण नजदीक आ गए, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा आप स्पंज को नहीं दबा पाइएगा। तो अगर पूछा जाए कि स्पंज को क्यों दबा पाते हैं, क्योंकि स्पंज के अंदर जो रंध्र होती है उसमें 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 स्पंज के अंदर जो पोरस होते हैं उसमें वायु के कण पाए जाते हैं। क्लियर? जब उसे दबाते हैं तो वायु के कण निकल जाती है। क्लियर है बातें? तो ये बातें हैं। और याद रखना ऐसे ठोस को जो स्पंज टाइप के ठोस हैं, ऐसे ठोस को याद रखना है आभासी ठोस, या फिर याद रखना है आभासी ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और इसे अर्ध ठोस भी कहा जाता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ये चीजें ठीक है। अब एक बात हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, चीजों को समझिए। ठोस में ही घनत्व हो गया। अब एक बात समझिए, ठोस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा रिलेट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या मामला होगा, तो बताइए। जब चीजें नजदीक है, हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ के गुण में देखिए, वहां से रिलेट करेंगे। पदार्थ के गुण में देखिए, कण के बने होते, बात तो सही है, कण हमेशा गतिशील होते हैं, और गतिज ऊर्जा, इतने पर बात को मुझे करना है। तो देखिए सभी पर हम लोग बात कर चुके हैं। अंतराण्विक स्थान कम है, अंतराण्विक बल ज्यादा है, आकार निश्चित, आयतन निश्चित है, घनत्व ज्यादा है, असंपीड़य है। अब कण की बात करें, समझिए इस बात को, अगर यहाँ से समझे अगर चीजों को, तो मुझे ये बताइए कि सब कुछ ठीक है, ये बताइए मुझे कि इसके जो कण है, अगर बल का मान अधिक है, बल का मान अधिक है, यहाँ से डिफरेंस निकाले, अगर बल का मान अधिक है तो मुझे बताइए, बल का मान अधिक है तो गति करेगी? नहीं करेगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि बल का मान अधिक है तो एक दूसरे को पकड़ के रखेगी, तो गति नहीं कर पाएगी। तो चूंकि हम लोग तो ये तो प्राकृतिक नियम के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी कण है सब गतिशील होते हैं, तो ये कण गति नहीं कर पाएगी। अब गति नहीं कर पाएगी तो करती क्या है, ये दोलन करेगी, एक दूसरे के चारों तरफ क्या करेगी, दोलन करेगी। तो अगर आपसे पूछे कि ठोस के कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं जैसे गैस के कण होते हैं, तो नहीं, गैस के कण जैसा गतिशील नहीं होते, ये क्या करते हैं, दोलन करते हैं, दोलन। तो इसलिए याद रखना है कि ठोस के कण क्या करते हैं, चारों तरफ दोलन करते हैं, एक दूसरे के चारों तरफ क्या करते हैं, दोलन करते हैं। अब ठोस के कण एक दूसरे के चारों तरफ अगर दोलन करेंगे तो मामला भाई साहब ये हो जाएगा, दोलन करेंगे तो मामला ये हो जाएगा कि इसके जो, याद रखें, गति खूब नहीं कर रहा है, खूब गति करेगा तो गति ऊर्जा ज्यादा, गति कम कर रहा है, दोलन कर रहा है, डोल रहा है। इसलिए याद रखना, अगर इसे पूछे कि दोलन मतलब आप बताइए, कम, जैसे खूब गति ऐसे ऐसे, तो इसका कहेंगे वेलोसिटी ज्यादा। अगर हल्का से ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, कम है। दोलन है, दोलन मतलब होता है वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, के बराबर हाफ mv²। याद रखना है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का वेग से कैसा रिलेशन है, तो गतिज ऊर्जा का वेग से
सीधा रिलेशन है। अगर वेग कम, v मतलब क्या, वेग कम, अगर वेग कम तो बताइए काइनेट ठोस का गतिज ऊर्जा क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठोस का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो ठोस का गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ठोस का गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग याद रखें, रिलेट कर रहे हैं द्रव से और गैस से, और एक बार जो अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, बीईसी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा सभी से रिलेट करके चीजों को क्लियर कर लेंगे। जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपसे पूछे कि किसकी गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, तो बीईसी को भी हटा दीजिए, बीईसी की गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। लेकिन फिलहाल अभी याद रखना है कि ठोस के गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा ठोस, द्रव, गैस के रिलेट करके। तो याद रखना पूरा बात यहीं से मतलब एक बार रिकॉल करना है कि ठोस में अंतरान्विक स्थान कम, अंतरान्विक स्थान कम होने का अंतरान्विक बल का मान ज्यादा, अंतरान्विक बल का मान ज्यादा, तो जाहिर सी बात अंतरान्विक बल तो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो दोलन कम, दोलन कम तो वेग कम, वेग कम तो वेग कम तो गतिज ऊर्जा कम, इसलिए याद रखना ठोस की गतिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है, क्लियर है पूरा बात, ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी टाइप से, इसी आधार पर, चूंकि समय की पाबंदी है तो इसी आधार पर हम लोग द्रव, गैस देखेंगे और बहुत आराम से चीजों को ऐसे रिलेट करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं इसी ऊर्जा उमंग के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।